नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है नॉलेज कैफेटेरिया एजुकेशन में। देखिए, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 43rd एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। आइए इसे डिटेल में जानते हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ। आप एक कोट देखिए जो IBM के CEO से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है। उसमें उन्होंने क्या कहा? Modi said that this is a great time to invest in India, and the country is welcoming and supporting investment taking place in the tech sector. While the world is witnessing slowdown, FDI inflow in India is increasing. उन्होंने कहा कि टेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और इंडिया में उनका वेलकम है। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो रहे हैं इस पैंडेमिक के टाइम में, जहाँ पे दुनिया में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। हम अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम दुनिया के साथ ग्लोबली compete कर सकते हैं और लोकल सप्लाई चेन को डेवलप कर सकते हैं ताकि ये दुनिया के साथ compete कर सके। अब हम आगे देखते हैं कि ये देखिए, ये ट्वीट है सैयद अकबरुद्दीन साहब द्वारा। ये UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, इन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा? इन्वेस्टमेंट पोर इन इंडियाज़ डिजिटल फ्यूचर दिस वीक। देखिए, इन्होंने बात की है वही टेक सेक्टर, डिजिटल सेक्टर के बारे में। देखो, भारत का जो टेक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वो पहले से स्ट्रांग है और अब इस बुरे टाइम में भी, यानी इस पैंडमिक टाइम में भी भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, परंतु भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए, US चाइना ट्रेड वॉर और उसके बाद कोविड-19 पैंडमिक, इन दोनों के आने के बावजूद भी भारत में FDI नहीं आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो कंपनियां चाइना से निकल भी रही हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जा रही हैं, ना कि वो इंडिया में आ रही हैं। लेकिन फिर भी भारत का जो टेक सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक तरह से इंक्रीजमेंट ना होने का कारण ये भी है कि सबसे पहले भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो काफ़ी महंगी है, अनस्किल्ड लेबर हैं, और दूसरी बात पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो टेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कैसा है। आप देख सकते हैं कि संडे को फॉक्सकॉन ने $1 बिलियन, फिर मंडे को गूगल ने $10 बिलियन और फिर ट्यूसडे को वॉलमार्ट ने $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। अब आप देख सकते हैं कि जो गूगल ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, उसका $4.5 बिलियन उसने इंडिया के जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है। आप भी ये ट्वीट देख सकते हैं सुंदर पिचाई के द्वारा। उन्होंने क्या कहा इस ट्वीट में? उन्होंने कहा, टुडे एट गूगल फॉर इंडिया वी अनाउंस्ड अ न्यू $10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड टू हेल्प एक्सेलरेट इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। वी आर प्राउड टू सपोर्ट PM नरेंद्र मोदी विजन फॉर डिजिटल इंडिया। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी साहब की डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए भारत में डिजिटाइजेशन फंड के थ्रू $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इसका जो पहला पार्ट है वो उन्होंने इन्वेस्ट किया रिलायंस में। आप ये देख सकते हैं उनका ट्वीट। उन्होंने कहा कि एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, प्राउड टू पार्टनर विद रिलायंस जियो टू इंक्रीज access for hundreds of millions in India who do not have a smartphone with our first investment of $4.5 बिलियन। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को हैंडसेट देंगे जिनके पास अभी भी इंडिया में स्मार्टफोन नहीं है। रिलायंस 4G और 5G नेटवर्किंग के काम करेगी, और जो गूगल होगा वो अपने OS सिस्टम को देगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को देगा रिलायंस को, और दोनों म्यूचुअली काम करेंगे इस हैंडसेट पे। साथ में इन्होंने $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है रिलायंस जियो में, जियो प्लेटफॉर्म में। आप देख सकते हैं
जियो में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया है, यानी 32.97% जियो प्लेटफॉर्म के स्टेक जो हैं वो बिके हैं। अब आप इन्हें देखने की कोशिश करिए कि सबसे पहले फेसबुक, फिर सिल्वर लेक और फिर क्वालकॉम, इंटेल, इन जैसी कंपनियों ने गूगल जियो में इन्वेस्ट किया है। बेसिकली जियो प्लेटफॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट आया है, ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में। ये जो जियो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी है और इसका 62.40% अभी भी रिलायंस के पास है। अब आप आगे समझने की कोशिश करिए कि रिलायंस ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है बल्कि उसने राइट इशू भी किया है। राइट इशू मतलब कि अगर कोई कंपनी है वो राइट इशू करती है तो मतलब वो अपने पूर्ववर्ती यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर पहले हैं उनको दोबारा से ही शेयर इशू करती है, वो भी कुछ छूट के दाम में। इस प्रकार वो रिलायंस ने 53,154 करोड़ रुपए इकट्ठा किए राइट इशू के द्वारा। और इन सब को टोटल जोड़कर इन सब को टोटल जोड़कर आप देख सकते हैं रिलायंस पहले इतने कर्जे में था, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्लस राइट इशू प्लस गूगल इन्वेस्टमेंट और फेसबुक इन्वेस्टमेंट के साथ रिलायंस टोटली अब ज़ीरो डेट हो गया है रिलायंस का, यानी ये ज़ीरो डेट फ्री हो गई है। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या मुकेश अंबानी कह रहे हैं, हम हैप्पी टू रिपोर्ट वी हैव फुलफिल्ड द प्रॉमिस ऑफ ए नेट डेट फ्री बैलेंस शीट वेल अहेड ऑफ द टाइमलाइंस वी हैड सेट फॉर आवरसेल्फ। In a short span of a few months, we have raised a record amount of capital and forged several new strategic partnership। देखिए उन्होंने ये सारी बातें तो कही कि हम नेट डेट फ्री हो गए हैं। उन्होंने एक बात कही स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब गूगल और फेसबुक जैसी जो कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं वो सिर्फ निवेश नहीं करेंगी बल्कि वो एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी स्थापित करेंगी। मतलब गूगल अपनी टेक्नोलॉजी भी देगा, यानी वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देगा जिसका इस्तेमाल रिलायंस के हैंडसेट में किया जाएगा। दूसरी बात, फेसबुक अपने व्हाट्सएप के थ्रू मतलब उसके डेटा शेयर करेगी, प्लस वो उनके कॉन्टैक्ट शेयर करेगी जिसके थ्रू लोग ऑर्डर दे सकते हैं रिलायंस मार्ट में, और उसके बदले जो लोग पेमेंट करेंगे वो पेमेंट का यूज़ करेंगे व्हाट्सएप पेमेंट के थ्रू। तो इस प्रकार इन दोनों को म्यूचुअली इससे फ़ायदा होगा। अब आप आगे देख सकते हैं इन सब के साथ ही जो मुकेश अंबानी हैं वो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने गूगल के को फाउंडर लैरी पेज को भी पीछे कर दिया है। अब आप आगे देख सकते हैं कि रिलायंस ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट क्या किए हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बड़े अनाउंसमेंट किए हैं वो आप देख सकते हैं। रिलायंस इज गेटिंग इनटू 5G। मुकेश अंबानी अनाउंस दैट इट विल ऑफर इट्स ओन 5G नेटवर्क। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए भारत में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करना चाहते हैं। हम इसका स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और 5G नेटवर्क को इंडिया में ही डेवलप करेंगे। आप सब जानते हैं कि ZTE और हुआई पे अभी पूरी दुनिया की नज़र है, मतलब इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये डाटा ब्रीचिंग में पकड़े गए हैं, यानी ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, ऐसा कनाडा, US और UK जैसे कंट्रीज़ का कहना है, और इंडिया में भी इनको बैन करने की मांग हो रही है। इनके बाद दूसरी दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं एरिक्सन एंड नोकिया, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी महंगी है। इस वजह से रिलायंस का कहना है कि हम इंडिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो अगर ये रिलायंस 5G में आता है तो भारत को एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जैसे होटल मैनेजमेंट, इन सेक्टर्स में भारत को बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े अनाउंसमेंट के बारे में। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट है रिलायंस ने जियो ग्लास निकाला है। ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी पे आधारित होगा। ये जैसे गूगल ग्लास है वैसे ही ये जियो ग्लास भी होगा, यानी वर्चुअल रियलिटी पर ये काम करेगा। आप ये देख सकते हैं, ये है जियो ग्लास। ये जियो ग्लास है और ये बिल्कुल गूगल ग्लास की तरह ही दिखता है। आप देख सकते हैं ये हैं ईशा अंबानी और ये हैं आकाश अंबानी, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये वर्चुअल रियलिटी के थ्रू इनको देखा जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट में कहा है गूगल एंड जियो आर वर्किंग टुगेदर ऑन ए एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
मतलब एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ये गूगल का है, और ये जो हैंडसेट होगा वो रिलायंस का होगा, जिसमें ये एंड्रॉयड सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। वर्किंग टू बिल्ड एन एंट्री लेवल अफोर्डेबल स्मार्टफोन, और ये बहुत ही सस्ते में अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाएंगे जो इंडिया में बहुत सारे लोगों को दिया जाएगा। मतलब इंडिया में इनका कहना है कि हम इंडिया को 2G फ्री कर देंगे, यानी हम 4G और 5G पर वर्क करेंगे, यानी ऐसे स्मार्ट हैंडसेट बनाएंगे जो 4G और 5G पर वर्क करेगा, और ये ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके पास अभी भी भारत में 2G नेटवर्क पर वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ अनाउंसमेंट के बारे में। ये फोर्थ अनाउंसमेंट है, रिलायंस इज नेक्स्ट लुकिंग टू ब्रिंग इन इन्वेस्टर्स फॉर इट्स रिटेल ऑफरिंग। द कंपनी रिसेंटली लॉन्च जियो मार्ट, अ मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट कंज्यूमर विद शॉप ओनर्स प्राइमली फॉर द बेसिक ग्रोसरी। रिलायंस ने अभी जल्दी में जियो मार्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत वो मार्केट प्लेस में कंज्यूमर को शॉप ओनर से कनेक्ट कर रहा था। यानी अपने आसपास के शॉपकीपर से आप कनेक्शन में रहोगे, और उसके बाद आप उन्हें डायरेक्ट ग्रोसरीज के लिए ऑर्डर दे सकते हो। इसमें उन्होंने कहा कि हम पहले ग्रोसरीज में थे, अब हम फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और फ़ोन्स में भी आएंगे। उन्होंने कहा साथ में रिलायंस का जो रिटेल नेटवर्किंग है वो भी साथ में चलेगा। यानी उन्होंने कहा कि हम जियो मार्ट को और डेवलप करेंगे। ये बेसिकली फेसबुक और जियो मार्ट का कनेक्शन होगा, जिसमें व्हाट्सएप का यूज़ किया जाएगा कस्टमर को अटैच करने के लिए। उसके बाद वो डायरेक्ट और कस्टमर जो है वो शॉप ओनर को ऑर्डर कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, और वहीं से पेमेंट भी किया जा सकता है। अब अगली बड़ी अनाउंसमेंट थी, जियो ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी में भी हम काम करेंगे, यानी मोबाइल ब्रॉडबैंड में जियो फाइबर वैसे बहुत महंगा था। इन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे इसमें हम विकास करेंगे और ये काफ़ी सस्ते प्राइजेस में लेकर आएंगे। वो काम करेंगे जियोस इंटरप्राइजेस ब्रॉडबैंड ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भी रहेगा, यानी अलग अलग इंटरप्राइजेस के लिए ये काम करेंगे। यानी ब्रॉडबैंड की जो सर्विसेज होंगी वो अलग अलग कंपनियों के अनुसार अलग अलग इनका रिकॉर्ड होगा, और ये इसमें अलग से काम करना चाहती हैं ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग में। अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े अनाउंसमेंट के बाद जिस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, रिलायंस के शेयर 1% नीचे चले गए। इसका एक बड़ा कारण है सऊदी अरामको। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सऊदी अरामको के साथ डील में थी कि सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीदेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चूँकि कोविड-19 पैंडमिक आ गया, और ये जो भी सिचुएशन थी, यानी सऊदी अरामको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में शेयर खरीदने वाली थी, ये बात कैंसिल हो गई। लेकिन अंबानी का कहना है कि हमारा रिलेशनशिप अरामको के साथ 2 डिकेड का है, तो हम इस पार्टनरशिप को जारी रखेंगे। अब उनकी इस बात के बाद ये चांसेस बढ़ गए हैं कि शायद रिलायंस का शेयर दोबारा से ऊपर चला जाए। सो अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।